Okay, so let's begin with financial market. What was financial market? पढ़ा था ना? था क्या? फरमाइए. Place where we buy or sell the capital for investment. Only we buy and sell. We transfer or we utilize it as our financial needs. Okay. Coming to the definition, financial market is where we create and then we exchange. Buying and selling is what? It's exchange, है ना? We create as well as we exchange. Creation कहाँ पे होता है? प्राइमरी मार्केट में. ठीक है, जब प्राइमरी मार्केट में आएगा तभी जाके कोई एसेट क्रिएट हो रहा है. मतलब इस तरीके का कोई भी स्टॉक क्रिएट हो रहा है तो वो किस मार्केट के थ्रू हो रहा है? प्राइमरी मार्केट के थ्रू हो रहा है. और फिर एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस होता है वो आप किस मार्केट में कर रहे होते हो? सेकेंडरी मार्केट में कर रहे होते हो. तो ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को देखें तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या? जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्रिएशन कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं आपके इन स्टॉक्स का. ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज द लिंक बिटवीन यू कैन से अ सेवर एंड द हाउस होल्ड्स. यानी एक सिंपल सी चीज़ है कि जिसने सेविंग्स करी है, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं या सेवर्स हैं जिनने सेव कर रखा है, उसको हम उसके पैसे को मोबिलाइज कर रहे होते हैं और कहाँ पे पहुँचा रहे होते हैं? एक इन्वेस्टर के पास क्या कर रहे होते हैं? पहुँचा रहे होते हैं. आपकी सेविंग्स पड़ी रहेंगी, बैंक अकाउंट्स में पड़ेंगी तो उतना ही रिटर्न वो आपको जनरेट करके दे पाएंगे. जो एक नॉमिनल सेविंग रिटर्न जो आपको मिलता है उतना ही मिल पाएगा. बट अगर एक इन्वेस्टर के पास पहुंच गया तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स में यूज करके उसको क्या कर सकते हैं? उसको मल्टीप्लाई कर सकता है. तो आप एज इन मल्टीप्लिकेशन के पर्पज से क्या करते हो? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कर रहे होते हो. अब ये मोबिलाइजेशन कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम सेवर टू द इन्वेस्टर ये हो रहा होता है. अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट जहां पे हम क्रिएशन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं किनका? फाइनेंशियल एसेट्स का. क्रिएशन हम प्राइमरी मार्केट में कर लेते हैं, एक्सचेंज का काम हम किस में कर लेते हैं? सेकेंडरी मार्केट में कर लेते हैं. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो सबसे पहला आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. क्योंकि मोबिलाइजेशन ही नहीं होगा, सेविंग्स आपकी जाएंगी ही नहीं. अगर हम कहें जो सेवर पर्सन है उसकी ना सेविंग्स अगर निकाल के हम इन्वेस्टर को देंगे ही नहीं तो ऐसा भी कोई भी प्रोसेस हो नहीं पाएगा. यानी फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन आउट ही नहीं कर पाएगा. फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या एक मीडियम ही है जहां पे हम एक्सचेंज का क्रिएशन एंड एक्सचेंज का प्रोसेस करवा रहे हैं. इसका यूज ही नहीं है अगर हम क्या करें अपनी सेविंग्स अपने पास रखें, हम कहें किसी और के पास हमें इन्वेस्ट नहीं कराना है इसका यूज? इसका कोई यूज नहीं बचेगा. तो इसका मेन मुद्दा ही क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. यानी हम इतना ईज आउट कर दें इस प्रोसेस को. जो आपका फाइनेंशियल मार्केट का प्रोसेस है जिसमें आप परचेजिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं या क्रिएशन, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें क्रिएशन कर रहे हैं, उसको इतना ईज आउट कर देते हैं हम जिससे कि सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाए कि अरे इतना इजी प्रोसेस है तो मैं कहीं बैंक में रखने के बजाय मैं यहाँ पे भी अगर करूँ और मेरा मल्टीप्लिकेशन में मतलब जो भी रिटर्न आ रहा है वो मल्टीपल्स में रिटर्न आने लगेगा तो बहुत अच्छा है ये. तो ये चीज़ हम कर रहे होते हैं. यहाँ पे आते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चेंजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. यानी जैसे जिसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कहें फाइनेंस का हो सके ऐसी जगह पे पहुंचा देते हैं. वो ऐसी जगह क्या है? इन्वेस्टर्स हैं जो उन पैसे को लेके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे क्या कर रहे होते हैं? फंक्शन आउट कर रहे होते हैं. नाउ सेकेंड वन इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी. प्राइस डिस्कवरी एज इन वी कैन से कि ये क्या करते हैं? आपके जितने भी स्टॉक्स हैं है ना, आप अपने हिसाब से अपने स्टॉक की वैल्यू कभी नीचे रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे. यानी अगर आपके शेयर की वैल्यू अगर हम कहें तो क्या आप कभी कंपनी अपने एंड से कभी कम रखने वाली है? नहीं रखने वाली है. बट यहाँ पे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेके ये क्या कर रहे होते हैं? प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आते हैं आपके फ्लक्चुएशंस. हम कहते हैं ना स्टॉक का प्राइस कभी ऊपर भी जा रहा है तो कभी नीचे भी तो आता है. तो वो नीचे हमारी वजह से तो आ नहीं रहा है,
हमारी करतूतों की वजह से आ रहा है, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से आ रहा होगा, बट क्या हम चाहेंगे बीइंग अ कंपनी, हम चाहेंगे कि मेरे प्राइसेस नीचे आए, मेरे स्टॉक के प्राइसेस कभी भी नीचे आए? कभी भी हम नीचे नहीं लाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जिस हिसाब का फ्लो होता है, जिस हिसाब से आपके पॉलिसीज बन रहे हैं, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइसेस या तो अप जा रहे होते हैं या लोअर जा रहे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये प्राइस डिसाइडर का काम कर रहे होते हैं। प्राइस डिसाइड होता कैसे? जो डिमांड फोर्स है, ठीक है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड हो रहे। प्राइस हम कह सकते हैं अप जा रहे हैं, प्राइस तो डिसाइड हो गया, वो लोअर भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, पर जो हायर प्राइसेस हैं वो डिमांड के एस्पेक्ट से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी भी स्टॉक की हम कहें या किसी भी शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस और हाइक पे जाने लगेगा, ऑब्वियस सा नेचर है, ठीक है, प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। या फिर कल आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि अगर हम डिविडेंड बहुत अच्छा डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो प्राइस कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये एक मार्केट डिसाइडर पॉइंट हुआ ना, ठीक है, ये एक डिसाइडिंग पॉइंट हुआ ना, जहां पे प्राइसेस क्या कर रहे हैं, या तो अप जा रहे हैं या लोअर जा रहे हैं। हम एक ही बार बीइंग कंपनी हम एक ही बार डिसाइड करते हैं। हम जब फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में हम जब भेज रहे हैं तभी खाली हम डिसाइड करते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट में वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का फ्लो है, उसके हिसाब से प्राइस अपने आप डिसाइड हो जाता है। आ रही है बात समझ में? फिर आते हैं प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी यहाँ पे हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी एज इन जब हम बेचना चाहें वो आराम से बिक जाए। जो पहले अगर बहुत पुराने टाइम में लिक्विडिटी ही नहीं थी, इसीलिए स्टॉक मार्केट पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता था कि हम जब भी बेचना चाहेंगे, हम स्टॉक्स निकालना चाहेंगे, मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉक्स निकलेगा नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हम परचेज करना चाहें हमें स्टॉक्स मिल जाएं, जब हम सेल करना चाहें हमें परचेजर्स मिल जाएं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करना। जितना मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका लगेगा उनका उतना ही कम फ्लोटिंग कॉस्ट लगने वाला है। और आपके लिए क्या होने वाला है? आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपको जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी मिडिल मैन है, जो ब्रोकरेज ले रहे हैं, जो अंडरराइटर्स हैं, वो आपसे कम से कम चार्ज कर रहे होंगे। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लीस्ट मिनिमम करके आपको आपके स्टॉक्स परचेज करके आपको प्रोवाइड कर देना, ठीक है। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल मार्केट में, अब फाइनेंशियल मार्केट में 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कितने समय के होते हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स डील करते हैं, यानी जिसका हम है ना ड्यूरेशन अगर कह लें तो आपका 364 डेज मैक्सिमम होता है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स डील कर रहे हैं वो मोर देन अ ईयर, हाँ मोर देन अ ईयर का हम डील कर रहे होते हैं और मैक्सिमम लिमिट एज सच कुछ है नहीं, ठीक है। अब उसमें कैपिटल मार्केट में आएंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी दैट वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट आते हैं मनी मार्केट। अब मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डील कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स डील कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म जिसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है? 364 डेज या 1 ईयर हम कह सकते हैं। द मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा? 1 साल का होगा। ओनली डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इशूड। खाली क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। इक्विटी होता था और डेट होता था ना, तो इक्विटी होता था तो इक्विटी तो ओनरशिप है, ओनरशिप है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म होगी। तो यहाँ पे खाली डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, खाली डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू तुम्हें किए जा रहे हैं। अब मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे हैं जो अपने अगर हम कहें मनी मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज आउट करते हैं? तो यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो अपने क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट समय समय पे रिलीज कर सकते हैं। नाउ इट इज अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड एज इन क्या है? अनसिक्योर्ड जी नहीं, तो लगाओगे क्यों? कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना है, कोई भी चीज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आपको नहीं रखना है। आ रही है बात समझ में? यानी यहां पे तुम्हें जो पैसा मिल रहा है वो तुम्हारी बस गुडविल के हिसाब से पैसा मिल जा रहा है।
ठीक है। तो गुडविल के हिसाब से तुम्हें पैसा मिल रहा है, यानी तुम ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, इसीलिए इतने ही पार्टिसिपेंट्स हैं। देख लो मेजर पार्टिसिपेंट्स जो है सिर्फ इतने ही हैं। इतने इसलिए हैं क्योंकि हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इन्हें अगर पैसा चाहिए तो हम इन्हें पैसा दे देंगे। हर कोई आके अपना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रिलीज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ भी कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल नहीं है तो यानी अगर डूब जाएगा तो वो पैसा हम रिकवर नहीं कर सकते। कुछ भी कोलेट्रल नहीं है तो हमें रिकवर करने में फिर वही लिक्विडेशन, उसका पूरा लिक्विडेशन होगा, तब जाके हम रिकवरी के चांसेस मेरे बन रहे होंगे। तो यहाँ पे ये टोटली क्या है? अनसिक्योर्ड है। यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज आउट कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज है कि उन्हें कोई भी कोलेट्रल रखना नहीं है, तब भी उनको पैसा मिल जाएगा। फिर आते हैं हाईली लिक्विड। यानी हाईली लिक्विड कहने का मतलब है कि जहां पे भी आप जब भी उस इंस्ट्रूमेंट को निकालना चाहो आप आराम से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 ईयर का इंस्ट्रूमेंट आपने लेके बैठे हो, आपको 2 ही महीने बाद पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप आराम से इस इंस्ट्रूमेंट को रिलीज आउट कर सकते हो। सामने वाले को दिया, आपने पैसे की रिकवरी कर ली। अब सामने वाला जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा वो क्या कर लेगा? वो उस पैसे को ले लेगा। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला जो कंसेप्ट होता था वो यहाँ पे आराम से यूज हो सकता है। फिर आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है टी बिल यानी ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल का क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म बोरिंग है। सिंपल सी बात, ये सब में सारे मनी मार्केट में एक फीचर आप अपने आप ऐड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ही है। ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड लेस देन अ ईयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम कहें इट इज इशूड बाय RBI, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। RBI से इशू कर रही है, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू कर रही होती है ना। अब प्रॉमिसरी नोट है विच इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, अगर आपको याद हो शेयर्स इशू करते थे, डिस्काउंट पे इशू किया है, एंट्रीज की है, बस। तो इशूड एट डिस्काउंट यानी हम अगर कह रहे हैं कि मान लो अगर इस पे लिखा हुआ है 100 का, हम इशू कितने पे कर रहे होंगे? 90 पे कर रहे होंगे। और रिडीम कर रहे होंगे जब रिडम्पशन का टाइम आएगा, यानी 1 साल के बाद जो रिडीम करने का टाइम आएगा तो हम रिडीम किस पे करेंगे? पार पे, यानी 100 रुपए पे। ठीक है। तो अब हम कमा क्या रहे हैं? यही जो 10 रुपए इसमें जो डिफरेंस है यही हम कमा रहे हैं। वो अलग से कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दे रहा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई भी अलग से इंटरेस्ट नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे यही जो डिफरेंस है यही आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। There is no rate of interest, but the discount on the treasury bill indicates the interest earned. There is no, it is also called as zero coupon bond. Zero coupon bond भी इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इस पे कोई भी रेट मेंशन नहीं, कोई भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है। फिर आते हैं कितने कितने दिन का होता है? 91 डेज का, 182 डेज एंड 364 डेज का होता है। इट इज इशूड मिनिमम ऑफ 25,000 एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी हम मिनिमम अगर बात करें तो एक ट्रेजरी बिल का क्या अमाउंट होगा? 25,000 होगा। 25 के मल्टीपल्स में हो सकता है, यानी 25,000, 50,000, 75, 1 लाख, इस तरीके के मल्टीपल्स में हो सकता है, पर मिनिमम अमाउंट का क्या है? 25,000 है। यानी एक बार आपको इन्वेस्ट करना है तो 25,000 आपको लगाने पड़ेंगे। अगर वो उतने का है तो उस पर जो वैल्यू लिखी है उतने का है तो एक बार में मिनिमम 25,000 का इशू करती है गवर्नमेंट। Now coming to next one, that is commercial paper. Again unsecured means कोई कोलेटरल रखना नहीं है। प्रॉमिसरी नोट यानी प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में एक प्रॉमिसरी नोट होता था जिसमें हम प्रॉमिस कर रहे होते थे कि इस डेट पे हम आपको पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इस डेट पे हम पे करने वाले, तो उसी पैटर्न में ये भी लिखा हुआ होता है कि इस डेट को या इस समय हम आपको पे करने वाले हैं। नेगोशिएबल यानी आप जितने भी मल्टीपल टाइम्स आप ट्रांसफर करना चाहो, इट इज अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। आपने परचेज किया है, आप किसी एक्स को देना चाहते हो, आप उसको दे दो, वाई को देना चाहेगा वो वाई को दे देगा, जेड को देना चाहेगा, लास्ट में जिसके हाथ में होगा वो जाके क्या कर लेगा? उसका पेमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो जितनी मल्टीपल टाइम्स आप ट्रांसफर करना चाहो आराम से कर सकते हैं। एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, यानी जब भी मैच्योरिटी पीरियड है वो फिक्स है और उसी पे आपको क्या मिल जाएगा? उसका पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। इट इज इशूड बाय द लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। बड़ी प्लस क्रेडिट वर्दी, क्रेडिट वर्दी यानी क्रेडिट रेटिंग्स होती है। ठीक है,
CRA होती है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये क्रेडिट वर्दीनेस ये आपकी असेस करेगी और क्रेडिट वर्दीनेस है तो ही ये इंस्ट्रूमेंट रिलीज होगा। और रिलीज अगर मान लो आपने कर भी दिया, सामने वाले को भी तो आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अनसिक्योर्ड है ना, सामने वाले को आप पे जो पैसा लगा रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट करेगा तो ही आप में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये इशू कौन कर रहा है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड। मैच्योरिटी पीरियड अब देख लो 15 days to 1 year हो सकता है। नाउ इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, ठीक है, डिस्काउंट पे वही जैसे टी बिल था वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको इशू कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट पे कर देंगे और रिडीम कर देंगे पार पे। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट FM में पढ़ा था, है ना, उसमें आप देख रहे थे कि आपको वर्किंग कैपिटल हो सकता है ड्यूरेशन, जो कल एक एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग, तो 1 महीने का भी हमें चाहिए था, डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे, कुछ एक स्टोरी चल रही थी, है ना, तो उसमें 1 महीने का भी हमें है ना रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। मान लीजिए वो रिक्वायरमेंट 15 ही दिन की है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, ताकि वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीटअप हो जाए। फिर आते हैं कॉल मनी। ये कौन इशू करता है, कॉल मनी इज अ मेथड ऑफ पासिंग शॉर्ट टर्म फंड बाय वन बैंक टू अनदर, ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक को क्या दे रहा होता है, फाइनेंस कर रहा होता है। अब बैंक को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, कई बार इनको जो CRR है, जो भी रेशियोज हैं जो मेंटेन करने मैंडेटरी हैं, RBI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। तो अब मैंडेटरी है वो रेशियो, मान लो आज की डेट में मेरा पूरा नहीं हो पा रहा, कैश बैलेंस मेरा कम पड़ गया, बट हमें रिजर्व में तो उतना रखना ही है। अब रिजर्व में जब उतना रखना ही है मेरे पास, तो कैश हम क्या मांगेंगे, किसी ना किसी से मांगेंगे। हो सकता है कल मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, क्योंकि हमें असर्टेन है कि सामने वाला, मतलब मेरे जो क्लाइंट्स है, कल मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आज नहीं है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या हुई, 1 दिन की हुई, हो सकता है कुछ घंटों की रिक्वायरमेंट हो मेरी, ठीक है, कुछ घंटों की रिक्वायरमेंट है, तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, किससे मांग रहे हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या मांगेगा, कॉल मनी मांगेगा, जिस पे आपको क्या मिलेगा, हाईली वॉलेटाइल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी यहाँ इंटरेस्ट रेट होता है, और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाईली वॉलेटाइल होता है, यानी फ्लक्चुएटिंग होता है। बैंक अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत सारी बैंक्स की डिमांड है, एक बैंक के पास पैसा है, ठीक है, अब एक जिसके पास पैसा है वो बार्गेन करना स्टार्ट करेगा। हो सकता है आपको 2 घंटे के लिए पैसा दिया हो या 4 घंटे के लिए पैसा दिया हो, आपसे है ना 12-14% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हो, किसी और से 16 चार्ज कर रहा हो, किसी और से 21 चार्ज कर रहा हो, इररिस्पेक्टिव है, आपको चाहिए तो आप लो, आपको नहीं चाहिए तो आप मत लो। उसका बैंक का डिस्क्रिशन है कि वो आपको किस रेट पे देता है और कितने समय के लिए दे रहा है। इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी। रीपेबल ऑन डिमांड है, यानी जब बैंक मांग लेगा आपको तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है, वो सब मैच्योरिटी पे थे ना, लिखा था क्या, मैच्योरिटी लिखा था, यहाँ रीपेबल ऑन डिमांड लिखा है, यानी सामने वाले बैंक ने अभी आपको पैसे दिए और 2 घंटे बाद कहता है कि हमें वापस दे दो, हमें रिक्वायरमेंट है, भले किसी और को देने हो उसे, ठीक है, आपको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी आप जैसे ही बैंक डिमांड करेगा आपको रिटर्न करना पड़ेगा वो पैसा। रिपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी ऑफ 15 डेज, ये 1 day to 15 days है, 1 to 15 days, यानी 1 दिन मिनिमम, हम कहें तो 1 दिन के लिए हम जनरली लेते हैं और मैक्सिमम 15 डेज तक हम उससे ज्यादा रखते नहीं है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द मनी इज कॉल्ड द कॉल रेट, जो हाईली वॉलेटाइल होता है। नाउ कमिंग टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये भी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड इन वर्स फॉर्म। इट इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, कौन इशू कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, यानी हम कहें जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ये है। It can be issued to individual corporation and companies. It is issued to maintain the liquidity by the bank. आपको बैंक में ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई है तो आप इसको इशू कर लेंगे। कमर्शियल बिल्स, ना कमिंग टू कमर्शियल बिल्स, अब ये बात करें तो वही है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक है ना, आप मान लीजिए आपने क्रेडिट पे कोई गुड्स परचेज किया है, कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता था और यही इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेल्फ लिक्विडेटिंग है। सेल्फ लिक्विडेटिंग यानी जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आएगा वो लिक्विडेट हो जाएगा। विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल द सेलर।
अब जो बेच रहा है वो कौन कहलाएगा? वो ड्रॉई कहलाएगा। विल ड्रॉ अ बिल, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? ड्रॉई। ठीक है ना। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ही एक्सेप्ट हो गया ये मार्केटेबल हो गया। मार्केटेबल यानी अब n नंबर लोगों के साथ आप क्या कर सकते हैं? नेगोशिएट करना चाहें तो नेगोशिएट कर सकते हैं। अब आप n नंबर ऑफ पीपल के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, अब आप चाहिए कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपने क्या कर दिया? कोई लेने को तैयार नहीं था, तो आप बैंक के पास जा सकते हैं। बैंक के पास जाएंगे और बैंक से डिस्काउंटिंग कराएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? Now a trade bill when accepted by a commercial banks becomes a commercial। जब तक एक दूसरे के पास जा रहा था तब तक क्या था? ट्रेड बिल। अब जैसे ही बैंक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बैंक ने क्या कर दिया? उस पे आपको पैसे दे दिए, उसकी डिस्काउंटिंग करके आपको पैसे दे दिए, और जो भी अब मैच्योरिटी पीरियड पे वो सामने वाली पार्टी से क्या कर लेगा? पैसे ले लेगा। तो ये क्या बन गया आपका? कमर्शियल बिल। नाउ कमिंग टू कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या है? जहां पे आपकी क्या करते हैं आप? जहां पे भी 1 साल से ज्यादा और n नंबर ऑफ ईयर्स तक के लिए आप फाइनेंस कलेक्ट कर रहे हैं, यानी लंबे समय का पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कैपिटल मार्केट हो गया। यानी कैपिटल जनरेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। तो यहां पे आते हैं, इसमें दोनों तरीके के आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। जब भी आप कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर रहे थे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कंटेन व्हाट? डेट एंड इक्विटी। तो यहाँ पे वही दोनों इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, डेट भी रहेगा और इक्विटी भी रहेगा। अब इसमें आते हैं कि आपको ये कैपिटल मार्केट या इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए क्यों भैया? क्योंकि यहाँ से पैसा आएगा तो ही किसी बिजनेस तक पैसा पहुंच पाएगा। मार्केट में पैसा है, ठीक है, हमने मार्केट सर्व करके दिया, हम मार्केट सर्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, हम बकरे दे रहे हैं हलाल करने के लिए। तो हम अगर प्लेटर में बकरे दे रहे हैं तो हलाल करना आसान होगा। अब बकरा ऐसे खोजना मुश्किल है, हाँ, कि ये मेरे यहाँ इन्वेस्ट कर दे, ये भी बकरा बन जाए, वो भी बकरा बन जाए, ऐसे खोजना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम एक मार्केट दे रहे हैं आपको, जहाँ पे क्या है कि सारे इन्वेस्टर्स एक साथ हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते, दे आर रेडी कि हम अपना जो भी पैसा है वो हम आपके यहाँ लगाने को तैयार हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा तो यानी इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, वो जीडीपी में ऐड कर रहा होगा। ठीक है, और जीडीपी में ऐड कर रहा होगा, सामने वाला जो इन्वेस्टर है उसकी भी इनकम बढ़ रही होगी, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के टोटलिटी में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट हो रहा होगा, ग्रो हो रही होगी इकोनॉमी, तो ये उसमें हेल्प करता है। फाइनेंस कैन बी अवेलेबल एट द रीजनेबल कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट क्यों भैया? क्योंकि ये जो फ्लोटिंग कॉस्ट आपका नहीं था, फ्लोटिंग चार्जेस, अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज, और ये सारा अगर हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स में हम जब डील कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो कमीशंस वगैरह हैं, ब्रोकरेज हैं, ये सारी चीजें एक रेट फिक्स है कि मैक्सिमम इतना ही चार्ज कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम चार्ज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये जो पैसा मिल रहा है बहुत रीजनेबल अमाउंट पे पैसा मिल रहा होगा। इसके अलावा से आप अरेंज करते हैं तो वो आपसे कुछ भी कमीशन ले सकता है। एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे तुम बैंक के पास जाते हो तो बैंक का सबके नॉर्म्स हैं, तो एक इंटरेस्ट रेट अगर वो चार्ज कर रहा है तो एक लिमिट होती है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप आ जाओ एकदम है ना, हम कहें ऐसे सेक्टर में आ जाओ जहाँ पे कोई जो हम कहें देसी मार्केट में जहाँ से पैसा उठाया जाता है, वहाँ पे वो कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। ठीक है, जो एक हम कहें पर्सनल मनी लेंडर टाइप जो लोग हैं, अगर उनके पास आप पैसे लेने चले जाओगे तो वो कोई भी इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी नीड है और जिस हिसाब से आपकी हम कहें कि रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है वो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज करके आपको दे रहा है ताकि आपको रीजनेबल कॉस्ट पड़े उस इंस्ट्रूमेंट की। फिर आते हैं, इट इंश्योर्स दैट मार्केट ऑपरेट्स इन अ फ्री, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। फ्री, किसी को भी बेचना है हम आराम से बेच सकते हैं। फेयर वे यानी मैल प्रैक्टिसेस जो होती है, प्राइस रेजिंग वगैरह जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं वो एकदम भी हो ना पाए, ना ही हम कहें कि जो मिडिल मैन है उनके एंड से हो पाए, ना किसी के एंड से कोई भी
चाहे कंपनी है चाहे मिडिल मैन है, किसी की भी एंड से ऐसी कोई भी मैल प्रैक्टिसेस ना हो पाए, इसका वो चेक रखते हैं। एफिशिएंट मैनर, ये हम अगर हम कहें तो मैक्सिमम सेटलमेंट T+2 डेज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंट मैनर में आराम से 2 दिन में अगर आपको सेटल करके वो पैसा मिल रहा है तो एफिशिएंट मैनर है ही, और अब तो वो T+2 डेज भी नहीं रह गया है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत जल्दी हमारे ट्रांजैक्शन सेटल हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसमें अगर हम देखें तो पार्टिसिपेंट्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सारे क्या हो गए आपके पार्टिसिपेंट्स हो गए। अब मनी मार्केट में आते हैं तो आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो डेट एंड इक्विटी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। यहाँ खाली किस में डील करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी स्मॉल हो सकता है और ह्यूज दोनों हो सकता है। यहाँ पे ह्यूज ही होता है। क्यों ह्यूज होता है, जी नहीं सर, यहाँ पे एक शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट कितने का गया मेरा, 10। यहाँ पे मिनिमम अगर हम शुरू करें तो गवर्नमेंट से शुरू होता है, वो कितने का है, 25,000, ठीक है। तो एक बार में गया तो कितना जाएगा, 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूज सम ऑफ मनी, और आगे आते हैं तो 1 लाख है, 5 लाख है, इस तरीके के 1 लाख एंड मल्टीपल्स है, 5 लाख एंड मल्टीपल्स है। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है। सिर्फ उसका कुछ नहीं है, जो आपके हम कहें एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका कोई ऐसा रुपीज में कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी सब इस तरीके के ही मल्टीपल्स में 1 लाख, 5 लाख, इस तरीके के मल्टीपल्स में चलता है। तो डूबेगा तो एक बार में 1 लाख डूबा तो 5 लाख डूबा, और उसके मल्टीपल्स में इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यानी वो 5 है, 10 लाख का एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, 15 लाख का एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके के वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यानी लगाने वाला भी क्या होगा, जो ह्यूज मार्केट प्लेयर है वही इसमें पैसा लगा सकता है। फिर आते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन। तो यहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, 1 साल में मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। लिक्विडिटी, हायर लिक्विडिटी होती है, लेस लिक्विडिटी होती है। क्यों कैपिटल मार्केट में लेस होगा, पूरा का पूरा मार्केट मिला है तुम्हें, पूरा का लॉन्ग टर्म है तो क्या हुआ, रिडम्पशन तुम्हें करना था, रिडम्पशन तो कंपनी करेगी, और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वो क्यों करेगी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करेगी ना। अरे तुम्हें उसके रिडम्पशन के लिए वेट ही नहीं करना है, कंपनी रिटर्न करेगी, तुम्हें उसके लिए थोड़ी वेट करना है। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट तुम्हें दिया ही क्यों गया है, तुम कितनों को सुना है कि तुम्हें ना कंपनी बंद हो रही है और तुम्हें पैसे रिकवर हो रहे हैं, उसके लिए बैठे हैं। तुम परचेज करते हो शेयर ताकि उसका जैसे ही प्राइस आगे थोड़ा सा भी बढ़े हम किसी और को सेल करके निकल लें, तुम उस ट्रेडिंग के लिए बैठे हो, ठीक है। तुम उससे पैसा कमाने के लिए बैठे, तुम इसलिए थोड़ी बैठे हो कि कंपनी इक्विटी का पैसा आता ही कब है, वाइंडिंग अप में आता है। इक्विटी को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इक्विटी को हम कब रिटर्न कर रहे होंगे, वाइंडिंग अप में रिटर्न कर रहे होंगे। तो वाइंडिंग अप के लिए तुम बैठे रहोगे, 50 साल कंपनी चलेगी, 200 साल कंपनी चलेगी, तुम बैठे रहोगे यहाँ पे कि कंपनी, और वो भी बच जाएगा तो इक्विटी को मिलेगा, है ना। लिक्विडेशन में यही होता है ना कि सबको पे ऑफ कर देंगे, फिर बच जाता है तो इक्विटी को देते हैं। हो सकता है इक्विटी को कुछ भी ना मिले, उसलिए थोड़ी हम इक्विटी खरीदते हैं। हम इक्विटी खरीदते हैं कि हमें मजे का डिविडेंड हम कमा ले, डिविडेंड हमने कमा लिया और उसके बाद अगर इक्विटी के प्राइसेस यानी शेयर के प्राइसेस हाइक पे जा रहे हैं तो हम शेयर बेच के निकल ले। हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदते हैं, हम इस पर्पस के लिए थोड़ी खरीदते हैं कि वो हमें रिडीम करके देगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि हम इस पर्पस के लिए बैठते हैं कि 1 साल का ड्यूरेशन है, वो हमें तब तक हमें कोई मिला नहीं मिला, ये हमें दे जाएगा पैसे। फिर आते हैं सेफ्टी, हायर रिस्क होता है, ठीक है, हायर रिस्क होता है और यहाँ पे लेस रिस्क होता है, ठीक है। अब यहाँ हायर रिस्क क्यों होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है और कोई बड़ा प्लेयर नहीं है,
जो मैंने डिस्कस ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो, whereas मनी मार्केट में ट्रस्टवर्दी प्लेयर हैं तो यस यहाँ पे ट्रस्टवर्दी हैं, जितने भी हैं वो ट्रस्टवर्दी है, इसीलिए वो अनसिक्योर्ड है तो भी हम पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। एक बंदा सोचो जो 5 लाख के डिनोमिनेशंस लगा रहा है तो वो ट्रस्ट करके ही लगा रहा है ना, और ऐसी ही जगह लगाएगा ना कि उसे रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे ट्रस्ट आपका ज्यादा होता है यहाँ पे, और ट्रस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे रिस्क आपका ज्यादा हो गया। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर हम रिटर्न की बात करें तो यील्ड एज हायर रिटर्न एज कंपेयर टू मनी मार्केट। मनी मार्केट से ज्यादा रिटर्न देता है। इट इज ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर लंबे समय की बात करें, क्योंकि आपको 1 साल में मिल रहा है, तो 1 साल में जो हमें, अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे, पार पे रिडीम कर रहे थे, तो उतने का ही वो एक फिक्स इंटरेस्ट है, फिक्स अमाउंट है जो आपको अर्न कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी भी है, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, पर चांसेस मेरे क्या होते हैं, लंबे समय का है तो जब बढ़ जाएगा तभी हम सेल करेंगे ना। हम क्यों सेल करेंगे जब कम है, तो जब बढ़ जाएगा तब हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे लोअर यील्ड्स मिलते हैं, बट अश्योर्ड हो कि हाँ आपको यील्ड्स मिल जाएंगे, यानी रिटर्न उतना मिल जाएगा। Now, primary market. This we will continue in our next class.